नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर देख रहे थे। आज क्लास नंबर 3 है। तो देखिए आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले पहले समझ लीजिए। देखिए स्पेसिफिक हीट यानी कि आप जिसे संवेदनीय ऊष्मा का भी नाम देते हैं या फिर विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा का नाम देते हैं, और एक है आपका लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा या फिर विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। इस पे आधारित जितने न्यूमेरिकल्स बने हैं अभी तक, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं यानी कि एक्सपेक्टेड, इसके अलावे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरे भाई यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको यहां दिखा दूं कि ये आपका स्पेसिफिक हीट का ही ये क्वेश्चन है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, लेकिन यहां कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यही आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया। तो ये सारा पूरा का पूरा निचोड़ यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हीट एंड टेम्परेचर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो देखिए टेम्परेचर स्केल पे पूरा लेक्चर मैंने दे दिया है। 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए मतलब मैंने पहले ही कह दिया कि भाई जो ये कर लिए हैं इस पे अब एक भी ऐसे सवाल नहीं बनेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। मैंने सारा चीज फॉल्टी थर्मामीटर का भी क्वेश्चन इसमें करवा दिया है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन है भाई केवल टेम्परेचर स्केल पे। उसी प्रकार इसके बाद हम लोगों का जो बचा हुआ था, क्या आगे देखना था, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पे पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकली कंसेप्ट मैंने समझाया कि स्पेसिफिक हीट कहते किसको है, स्पेसिफिक हीट वर्क कैसे करता है, क्या डिफरेंस है सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच में, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, उसका ग्राफ, सब चीज सेकंड क्लास में करवा दिया। अब इन पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स और दोनों को कंबाइन करके न्यूमेरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आज कोशिश होगी, देख लेते हैं कितना लंबा ये क्लास चलता है। अगर बहुत अधिक लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके अलावे भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी, तो या तो 2 क्लास या तो आज एक क्लास में मैं समाप्त कर दूंगा इसके सारे क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं या डाउट है, तो आप देखिए अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है, आप देख पा रहे होंगे, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा या लिंक कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपसे बातें कर लूंगा भाई, ठीक है। जो मतलब चाहते हैं सिस्टमैटिक वे में फटाफट जिनको खत्म करना, बाकी यूट्यूब पे मैं कर ही रहा हूँ। हीट एंड टेम्परेचर के बाद आपका एक बहुत बड़ा डाउट, लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैग्नेटिज्म, देखिएगा क्या कंटेंट होता है, किस लेवल पे जाके कंटेंट में दूंगा और कंसेप्ट दूंगा प्रैक्टिकली। जिस प्रकार आपने देखा एलपी के सीबीटी 2 में जो आपने परफॉर्मेंस किया, हालांकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना लो ग्रेड का रखा, हमने इतना पढ़ा ही दिया था आपको। करंट मैंने आपको फील नहीं करवाया भाई, करंट आपको दिखलाया, क्योंकि करंट तो सब लोग फील करते हैं, देखते कोई नहीं, तो मैंने आपको दिखलाया भी था। खैर इन सब बातों को छोड़ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए भाई, सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं फटाफट जो स्पेसिफिक हीट है और लेटेंट हीट के बारे में। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले अगर स्पेसिफिक हीट, तो देखिए स्पेसिफिक हीट से पहले मैंने आपको क्या बताया था, चलिए स्पेसिफिक हीट से पहले मैंने आपको बताया था सेंसिबल हीट के बारे में, है ना। सेंसिबल हीट के बारे में, सेंसिबल हीट के बारे में यानी हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, संवेदनीय ऊष्मा। क्या कहेंगे सर इसको हम लोग, संवेदनीय ऊष्मा कहेंगे। ये कैसा ऊष्मा है भाई, तो आपको पता है सर, जब आप हीट किसी भी बॉडी को देते हैं तो उस बॉडी का तापमान क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। जैसे कि आपके घर में गैस होगा, है ना, गैस का चूल्हा होगा मेरे भाई, जब आप यहाँ पे गैस ऑन करते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके ऊपर पानी को डाल रहे होते हैं या सब्जी पका रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो ऊष्मा जो किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पदार्थ का या किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, तो वैसी ऊष्मा को आप क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। यानी कि यहां पे क्या होगा, बॉडी का तापमान चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां आ जाइए, अब इसी में आपको एक और चीज मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट भी कह लेते हैं, या आजकल शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक हीट भी देखने को मिल जाता है केवल, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा।
अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी बात होगी स्पेसिफिक की या फिर विशिष्ट की, देखिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने क्लास में भी किया है, पिछले सेकंड क्लास में, लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, और पेड क्लास में तो बहुत ही डिटेल करवाया। तो जब बात स्पेसिफिक विशिष्ट की होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या सोचना आपको, यूनिट, है ना, यानी इकाई की बातें होगी, यानी यूनिट मास की बात होती है, ठीक है, और यूनिट टेम्परेचर की बात होती है, यानी कि इकाई द्रव्यमान की बात होगी और इकाई तापमान की बात होती है स्पेसिफिक हीट में। यानी इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम पदार्थ का, ठीक है ना, 1 ग्राम पदार्थ का या 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। जैसे कि ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलते ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, कितने तापमान में, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में। अब 0 डिग्री सेल्सियस में, और ये बर्फ कितना मास है, तो मान के चलिए 5 ग्राम है, ठीक है। अब याद रखिएगा भाई 5 ग्राम है और इसका तापमान आपको करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो समझिए, चलिए 1 डिग्री सेल्सियस ने मैं यहां लिख दे रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से आपका 1 डिग्री सेल्सियस करना है आपको, लेकिन मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। तो उसमें आपको जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आप उसको क्या कहते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 ग्राम का और इसका तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसका अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस करना है तो इसके लिए आप जो ऊष्मा देंगे, ठीक है ना, 24 से कितना हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस, और कितना मास है, 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसमें आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसी को आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कितना ऊष्मा देना होगा, 1 कैलोरी, ठीक है। इसलिए इसका एसआई यूनिट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, है ना, एसआई यूनिट, और आपका सीजीएस यूनिट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, ऊष्मा का, पहले ये बताइए कि यूनिट में अगर मैं ऊष्मा को एसआई यूनिट में लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, जूल लिखूंगा, ठीक है। मास को क्या लिखूंगा भाई, केजी लिखूंगा, और डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिखूंगा, केल्विन लिखूंगा। तो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, कितना ऊष्मा आपको आवश्यकता है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में 1 कैलोरी, यानी कि एसआई यूनिट हो जाता है क्या, एसआई यूनिट हो जाता है जूल पर केजी केल्विन, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारी चीजें भाई, मैं यहाँ पर बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। अब इसी प्रकार अदर मटेरियल, जैसे मैंने ब्रास के बारे बताया था, है ना, 0.2, हाँ 0.2 या 0.9 था। फिर बर्फ का मैंने बताया 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम बर्फ का अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करना है तो आपको 0.5 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ये सब आपको पता होगा। चलिए अब आ जाइए लेटेंट हीट के बारे में, आपको फटाफट रिवीजन करवा दूं। लेटेंट हीट के बारे क्या होता है भाई, यानी कि गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, देखिए नाम में ही गुप्त है, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा, यानी वैसी ऊष्मा जिसको थर्मामीटर माप नहीं पाती है। तो ये ऊष्मा करती क्या है, बॉडी का तापमान चेंज नहीं करती, यानी कि ये ऊष्मा टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखती है, लेकिन मेन इसका काम क्या होता है, स्टेट में परिवर्तन, यानी कि स्टेट चेंज करने का काम करती है, यानी कि अवस्था परिवर्तन करने का काम करती है। अवस्था यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब आपने इसको हीट दिया है, ठीक है, हीट देने के बाद ये बर्फ अब क्या बन गया है, आपका पानी बन चुका है। लेकिन ये पानी बन गया है अब देखिए इसका जब थर्मामीटर में आप मेजरमेंट करेंगे तो भी तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि देखिए तापमान क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन स्टेट बर्फ यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन चुका है। तो ये जो आपने ऊष्मा दिया है ये कौन सी ऊष्मा होती है भाई, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं। समझ में आया। फिर इसमें मैंने आपको बताया है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो अब समझ जाइए भाई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक आ गया मतलब यूनिट की बात होगी, यानी कि 1 ग्राम पदार्थ का, यानी 1 ग्राम पदार्थ को आप क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आवश्यक जो ऊष्मा होगी उसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो अब देखिए सॉलिड से आपका एक स्टेट चेंज होगा लिक्विड में, है ना,
और एक स्टेट चेंज होगा लिक्विड से आपका गैस में। अब आ जाइए पहले सॉलिड से लिक्विड, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ को समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा भाई। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है और इसका मास हम कितना ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। अगर 1 ग्राम बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है उसको पिघालना है, ठीक है, उसको पिघलाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो कितनी होती है भाई, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा होती है 80 कैलोरी। यानी कि इस हीट को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि बर्फ 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गलाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यकता होती है उसको आप क्या कहते हैं, 80 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। उसी प्रकार 1 ग्राम पानी, ठीक है ना, जिसको अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, अब उसको आप उबाल रहे हैं, यानी कि भाप, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, किसमें, गैस में बदल रहा है। तो 1 ग्राम पानी को अगर आप किस चेंज में, स्टेट में चेंज कर रहे हैं, वेपराइजेशन फॉर्म में, तो अगर इसको भाप में आप बदल रहे हैं तो इसमें जो आवश्यक ऊष्मा है उसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये कितना होता है, 540 कैलोरी। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे अब मैं फ्रेश लिख दे रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई बर्फ है और बर्फ कितना, 1 ग्राम है, तो उसको अगर पिघलाना है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी भाई, 80 कैलोरी होगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी है, 1 ग्राम पानी को अगर भाप में बदलना है तो उसके लिए आपको आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यानी कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट समझ में आ गया। चलिए अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि क्या हो गया भाई, सॉलिड से लिक्विड फेज में आ गया, और इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इसका सीजीएस यूनिट और एक आपका एसआई यूनिट आपसे पूछेगा, ठीक है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। तो क्या हो जाएगा भाई, सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम, है ना। यानी 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी। और इसको अगर आपको एसआई यूनिट में लिखना है तो जूल पर केजी, ठीक है। रिवीजन के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है भाई। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम में पूछा गया भी है, रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछा गया, हालांकि ये एक सवाल आपके बीपीएससी के टीचर के एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे ये क्वेश्चन है। चलिए इस पे अब हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखिए इससे पहले एक और इजी सवाल मैं करता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इन सारी चीजों को मैं पहले हटा लेता हूं और एक सवाल, एकदम बेसिक सवाल मैं पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सही करते हैं तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस बनता है। चलिए ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है, लेकिन इससे पहले मैं पूरी चीजें एक बार लिख देता हूं, जितना चीज मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया। देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये सब याद रखना हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये क्या है, सी, ये सब रिप्रेजेंटेशन माइंड में एकदम चलना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने में 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ, आपको याद होना चाहिए, ब्रास भी मैंने बताया है, 0.9 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सब एग्जाम में दिया हुआ रहेगा वैल्यू, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्रास यानी कि पीतल कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका 1 ग्राम अगर हम लेते हैं और उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें आवश्यक ऊष्मा कितनी चाहिए, 0.9 कैलोरी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड यानी कि बालू, ये आपको याद रखना होगा, एग्जामिनेशन में कई बार नहीं देता है, आपसे आयोग चाहता है कि ये आपको याद होना चाहिए। 0.20 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने में कितनी ऊष्मा चाहिए, 0.20 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद एक और आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यानी कि बर्फ, ये भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने में 0.5 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। और एक मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, ये एग्जामिनेशन में आपको जरूरी नहीं है कि याद करना पड़े, ये आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ शीशे का यानी कि लेड का, ये कितना होता है, 0.3 होता है, आई थिंक, है ना। 0.3 नहीं, 0.03 होता है, 0.03 होता है। अब ब्रास में भी ठीक कर लीजिएगा, 0.09, मैं यहाँ पे मिस कर गया था, ठीक है ना, इससे याद आ गया मुझे। चलिए कितना होता है, 0.09, 0.09।
हालांकि ये डाटा आपको दिया हुआ रहेगा। इतनी ऊष्मा यानी कि कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम शीशे का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने में 0.03 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। ठीक है, यहां तक तो ये आपको 3 डाटा याद रहना चाहिए, वाटर का, बालू का और आइस का। ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफिक ऑफ वाटर यानी कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी ऊष्मा चाहिए, 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए भाई। अगर मैं पूछ लूं बालू के बारे में, तो अगर 1 ग्राम बालू है आपके पास और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना, तो उसके लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी होगी भाई, 0.20 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी सर। उसी प्रकार अगर आपके पास शीशा है यानी कि लेड है, तो 1 ग्राम शीशे का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी सर, 0.03 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब 2 डाटा और आपको याद रखना है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बर्फ को पिघालने के लिए, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रख रहे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, हल्का सा मैं लिख दे रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई बर्फ है, इसको पिघलाने के लिए, ठीक है, इसको पिघलाने में जितनी ऊष्मा चाहिए उसको आप क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को, ठीक है, और 1 ग्राम बर्फ का तापमान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लेटेंट हीट कब आएगा भाई, स्टेट चेंज करने के लिए आएगा। तो 1 ग्राम बर्फ का, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर रख करके उसको पानी में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए आपको 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है और उसको भाप में बदलना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो होगी 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी ये है इसका मतलब कि 1 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी और उसको भाप में बदलना होगा उसके बाद, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट ही पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ जाएगा तो उसके बाद वो क्या होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। तो 1 ग्राम पानी भाप में बदलेगा, उसके लिए कितना ऊष्मा चाहिए होगा, उसको 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिएगा। याद हो गया। चलिए अब आइए एक छोटा सा सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल मैं ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना, यही मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन एक जगह रहेगा, ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से भाई एकदम दिमाग लगा करके सोचना है। बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए थे ये सवाल को। आपसे पूछा जाता है कि जो पानी है, ठीक है पानी किस तापमान पर, पानी किस तापमान पर, पानी किस तापमान पर तरल और ठोस, ठीक है ना, पानी कौन से तापमान पर, तरल और ठोस दोनों, तरल और ठोस दोनों स्थितियों में, ठीक है ना, दोनों स्थितियों में मौजूद हो सकता है। इंग्लिश में इसको भी लिख लेते हैं, मौजूद हो सकता, ताकि इंग्लिश वाले को भी डाउट ना रहे भाई। देखिए इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, विच टेम्परेचर है ना, विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट, विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, क्या लिख सकते हैं, स्टेट है ना, सॉलिड कंडीशन। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया। क्वेश्चन ये बोला गया कि पानी जो है, ठीक है, पानी आपको बताना है कि वो कौन सा तापमान होगा, पानी का वह कौन सा तापमान होगा जिस पर पानी तरल स्टेज में भी रहेगी, ठीक है, और ठोस स्टेज में भी रहेगी। तरल स्टेज में भी रहेगी, ठोस स्टेज में भी रहेगी, तरल स्टेज में भी रहेगी, ठोस स्टेज में भी रहेगी। तो पहला आपको ऑप्शन में देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना टेम्परेचर है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। ऑप्शन सी, चलिए मैं थोड़ा सा और टिपिकल करता हूं ऑप्शन को, ठीक है, चलिए ऑप्शन सी मैं ले रहा हूं ऑप्शन सी मैं ले रहा हूं ऑप्शन सी मैं ले रहा हूं एक शानदार ऑप्शन के साथ हम आपको ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, 273 केल्विन। ऑप्शन सी
0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए भाई चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। पहले सवाल की खूबसूरती है, देखिए क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से एकदम बेसिक से मैं चलूंगा। आपसे पूछा क्या गया है भाई, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको तापमान बताना है, यानी कि आपको टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर बताना है जिसपे पानी जो है आपका, यानी कि जो आपका वाटर है, वाटर किस स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। लेकिन साथ में साथ बोला गया है तरल के साथ साथ वो ठोस स्टेज में भी रहे, तरल एंड सॉलिड स्टेज में भी। ठीक है ना, वो कौन सा तापमान है जिसमें पानी लिक्विड और सॉलिड स्टेज दोनों में रहेगा। तो यानी यहां पे पहले हमें यह समझना है, यानी लिक्विड से सॉलिड या फिर सॉलिड से लिक्विड, यानी यहां पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना। यानी कि यहां पर क्या है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट पहला आपने पकड़ लिया। ठीक है सर, अब एक बात बतलाइए, अवस्था में परिवर्तन कौन सी ऊष्मा करती है सर, तो ये आपकी ऊष्मा होती है लेटेंट हीट। वो ऊष्मा क्या होती है, आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। यही काम करती है ना गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा जब स्टेट को चेंज कर रही होती है तो टेम्परेचर को क्या रखती है भाई, कांस्टेंट रखती है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। तो अब एक बात बताइए, सॉलिड स्टेज में आपका क्या था भाई, बर्फ था, है ना। सॉलिड स्टेज में बर्फ था 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको आपने हीट दिया, और हीट देने के बाद भी जब ये आपका पूरी तरह से ये बर्फ, सारी बर्फ पिघल गई, तब ये पानी में बदल चुका है ये बर्फ, यानी कि ये लिक्विड स्टेज में अब आ चुका है। देखिए सॉलिड से लिक्विड स्टेज में, और अभी भी इसका तापमान थर्मामीटर में क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये ऊष्मा क्या काम कर रही है, तापमान इंक्रीज करने का काम कर रही है, नहीं भाई, स्टेट चेंज करने का काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है अभी सॉलिड स्टेज पे है, और ये लिक्विड स्टेज में भी आपका यहाँ पे तापमान कितना, 0 डिग्री, यानी कि वही देखिए ये कौन सा तापमान है, ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है जहां पर आपका पानी ये लिक्विड स्टेज में भी है और ये पानी आपका सॉलिड स्टेज में भी है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। लेकिन रुक जाइए भाई, एक ऑप्शन है बहुत बी और सी दोनों। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे है केल्विन। तो आपको बताया था मैंने कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग 273 ऐड करते हैं, 0 डिग्री में अगर हम लोग 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। तो भाई देखिए 273 केल्विन भी है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन सी टिक आउट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, वो तापमान बताना है जिसपे पानी आपका दोनों स्टेज में रहे भाई, लिक्विड स्टेज में भी सॉलिड स्टेज में भी। तो सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल सा ना फंडा है, बताइए बताइए, सिंपल सा फंडा है। लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन कौन करता है, गुप्त ऊष्मा करता है। तो गुप्त ऊष्मा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो पानी देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लिक्विड स्टेज में है ना। और यही बर्फ, फिर देखिए बर्फ से ही पानी बना है ना, या फिर पानी से जब आप हीट निकाल लीजिएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक चीजें। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये सब। इसी में आपको एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। चलिए यहीं पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी किस तापमान पर, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखूंगा क्वेश्चन को, पानी किस तापमान पर तरल और भाप, ठीक है ना, भाप अवस्था में, यानी कि लिक्विड और वेपर स्टेज में रखेगा। तो आपको पता है भाई ये आपका पानी है, ठीक है, पानी को आप हीट दिए जा रहे हैं, पानी का तापमान कितना हो चुका भाई, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये अपना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर चुका है। तो अभी पानी का तापमान जो 24 डिग्री सेल्सियस था, आपने हीट दिया तो 24 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तो यहाँ पे वो कौन सी हीट काम कर रही थी भाई, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। लेकिन अभी भी आप हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका तापमान क्या है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या हो गया, भाप में बदल रहा है। ठीक है, अब यही पानी क्या हो गया आपका, भाप में बदलने लग गया है और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है और आप हीट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये वो कौन सा हीट होगा, ये होगा आपका लेटेंट हीट होगा। तो भाई देखिए ये पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लिक्विड स्टेज में है ना, लिक्विड स्टेज में है, और इसी 100 डिग्री सेल्सियस में भाप स्टेज में। तो कौन सा तापमान होगा भाई, वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कैल्विन में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 373 कैल्विन भी कह लेंगे आप लोग। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको मिल जाए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए भाई
तो अब यहाँ पे स्पेस लेते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा एक अच्छा सवाल है, ये बेसिक सा सवाल था, लेकिन बेसिक सवाल नहीं, यहाँ मेन ऑप्शन का खेल था, इसीलिए मैंने सोचा यह क्वेश्चन आपको करवा दूं, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाती है। अब आइए यहाँ पे एक अच्छा सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया समझिएगा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, अवस्था परिवर्तन, सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड, तो किसी भी पदार्थ के अणुओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, या बोथ इंक्रीज। अब क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए आपको ये बोला गया क्वेश्चन में कि स्टेट अवस्था परिवर्तन के दौरान, है ना, अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी, यहां पे समझिएगा पदार्थ है ना, पदार्थ है, तो आपको मैंने इसलिए इतना डिटेल किया था ये चैप्टर को, पहला क्लास आपने सुना होगा, तो मैंने क्या बताया था भाई, पदार्थ। पदार्थ कब कहेंगे हम? तो दो कंडीशन पहले चेक करेंगे, उसका अपना भार होना चाहिए, दूसरा वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। अगर ये पदार्थ है तो भाई ये किससे बना होगा? छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे। कण कहने का मतलब है पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स कह लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं अगर ले लेता हूं, यहाँ पे क्या ले लेता हूं भाई, बर्फ ले लेता हूं, ठीक है। तो बर्फ में यहाँ छोटे छोटे से पार्टिकल्स है भाई। अब आप जब इसको हीट देते हैं तो ये बर्फ का जो छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर के, छोटे छोटे पार्टिकल से मिले हैं, तो जितना आप हीट देते जाएंगे, ठीक है ना, आप जैसे हीट देंगे तो इस पार्टिकल्स में क्या आएगा भाई, एक दूसरे के बीच में कॉलिजन होगा, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आने से क्या होगा, एक दूसरे से ये टकराएगी। बताइए होगा कि नहीं भाई? हीट जब आप इंक्रीज करते हैं, जब हीट आप दे रहे हैं, सॉरी, जब आप हीट दे रहे होते हैं, तो ये जितने भी पार्टिकल एक दूसरे से टकराएगी कि नहीं टकराएगी? बिल्कुल टकराएगी। टकराने से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से क्या होगा, बॉडी गर्म होगा। ऐसे में मशीन जब चल रहा होता है, आप ऐसे अज्यूम करिए भाई, कोई भी चीज को गोल एकदम जोर से घुमाइए, तो वो मशीन में क्या होता है, वाइब्रेशन, गर्म वाइब्रेशन से क्या होता है, बॉडी गर्म होती है। बॉडी गर्म होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भाई यहाँ कौन सा हीट काम कर रहा है भाई, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, या सेंसिबल हीट कहेंगे, संवेदनीय ऊष्मा कहेंगे, या फिर आपका बिल्कुल संवेदनीय ऊष्मा या सेंसिबल हीट कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ, यानी आपको ये समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज करेगा, यानी एक रिलेशन आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है पार्टिकल्स का, यानी कि कण का। इट मीन्स वहां पे क्या हो रहा होगा भाई, हीट भी आ रहा होगा, है ना। हीट भी इंक्रीज, जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो बॉडी का तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉडी का तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अवस्था परिवर्तन, ना कि तापमान परिवर्तन, ना कि टेम्परेचर चेंज। यहां लिखा गया है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट लिखा गया है। तो अब एक बात बताइए, जब स्टेट चेंज होगा, स्टेट यानी अवस्था में जब परिवर्तन होगी, तो अवस्था में जब परिवर्तन होगी तो भैया टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए यहां रिलेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी भाई, डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी भाई, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, कांस्टेंट। तो पहले ऑप्शन देखिए, कहीं भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है क्या, चलिए कहीं भी नहीं है, चलिए ठीक है। तो अब एक बात तो आपको ये समझ में आए, काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये बोथ इंक्रीज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपने छाट लिया। अब आइए दो ऑप्शन में, अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे, या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ऑप्शन में है नहीं भाई, तो केवल दो ऑप्शन है, इंक्रीज और कांस्टेंट, ठीक है भाई। चलिए देखिए, जब बॉडी का या फिर कोई भी पदार्थ का जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तो इस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और इस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रही होगा। स्टेट जब चेंज हो रहा होता है तो आप कौन सा ऊष्मा की बात करते हैं, लेटेंट हीट। तो यह समझिए, ये लेटेंट हीट जो आप दे रहे होते हैं ना, जैसे कि आप कहते हैं कि सर टेम्परेचर आप हीट दे जा रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, एक दूसरे से जितने भी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टकराते हैं, वाइब्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इनके पास आती है, जिससे क्या होता है, बॉडी गर्म होता है।
लेकिन जैसे ही जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब आप हीट दिए जा रहे हैं, तो ये पदार्थ में वाइब्रेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा दूर जा चुके होते हैं। अब इतने ज्यादा दूर जा चुके होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका होता है, इनके बीच जो मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण अब ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करने में लग जाती है, और ये क्या होती है भाई, वेपर स्टेट में चेंज होने लगती है ना। ये सब कंसेप्ट याद रखना है भाई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब मैंने आपको बताया है। तो यहां पे अब आ जाइए भाई, यहां पे हुआ क्या आपका, यहां पे हुआ क्या कि ये जो लेटेंट हीट जो आपने दिया, तो ये लेटेंट हीट आखिर किया क्या, आखिर काम इसने आखिर किया काम, तो यही समझिए कि ये जो लेटेंट हीट होता है ये आखिर जाता कहां है, तो स्टेट चेंज करने में ये काम करती है। किस फॉर्म में ये बॉडी में स्टोर होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है, उस बॉडी में स्टोर हो जाती है। यानी कि ये जो पानी है आपका, ये पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, यानी ये पानी पहले 24 डिग्री सेल्सियस पे था, अब आपने इसको हीट दिया, ठीक है, हीट देते देते आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा दिया। अब इसके बाद भी आप अगर हीट दिए जा रहे हैं, तो अब ये पानी क्या हो रहा होगा, ये भाप के फॉर्म में परिवर्तन हो रहा होगा, लेकिन इसका तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो आप हीट दे रहे हैं, ये कहां जा रहा भाई, ये हीट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। समझ में आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर कोई चीज को आप गोदाम में स्टोर करिए या घर में स्टोर करिएगा, तो क्या होगा, कोई चीज बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जब स्टेट चेंज होगा बॉडी का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और जब बॉडी का तापमान इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, उनके बीच में पदार्थों के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कॉलिजन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन कहां है मेरे भाई, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कांस्टेंट तो होगा नहीं भाई, स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट तो आप दिए जा रहे हैं, यानी लेटेंट हीट उस बॉडी में मिल जा रहा है, और वही लेटेंट हीट क्या काम कर रहा होता है, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने का काम कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और ये आपका सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले अब हम लोग आते हैं, पहले अपने सीट वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर वहां पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सारे स्पेस को अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि और भी सारे हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, ये सब चीजें। अब ये थ्योरेटिकल आप कब कर पाएंगे, जब मैटर चैप्टर में मैंने 14 क्लास करवाया, एप्लीकेशन अगर आपने देखा होगा, सॉलिड से लिक्विड का बनना, लिक्विड से गैस का बनना। तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं भाई, अब पहले तो ये समझना होगा कि पदार्थ किसको बोलते हैं। पदार्थ जो पार्टिकल से बने होते हैं, पार्टिकल्स जब अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही होती है ना, तो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट या कोई पदार्थ, तो उसमें होता है क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही होती है, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर स्पेस, यही 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। चलिए अब आइए पहला सवाल पे। देखिए 2 क्लास में लूंगा न्यूमेरिकल्स खत्म करने में, एकदम मैं हर एक चीज का मैं एकदम रूट में जाऊंगा, जड़ से हर एक डाउट। क्योंकि अगर आपके मन में सवाल आए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हुआ कैसे, तो आप या फिर लेटेंट हीट कहां गया, अभी तक आपको ये समझ में आ रहा था बस स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये ऊष्मा क्या कर रही होती है भाई, अवस्था को परिवर्तन बदल रही है। आज आपको ये समझ में आ गया कि ये लेटेंट हीट किस फॉर्म में उस बॉडी में स्टोर हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो रही होती। और जो आपका जो सेंसिबल हीट था, यानी कि जो तापमान को इंक्रीज कर रहा था, तापमान इंक्रीज कर रहा था, यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स है उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी कि एक दूसरे से क्या होगा भाई, टकराएगा, वाइब्रेशन होगा। अब जितना ज्यादा टकराएगा एक दूसरे से, उतना ज्यादा बॉडी क्या होगी, गर्म होगी, तापमान बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इसको मैं थोड़ा स्पेस ले रहा हूं भाई, यहाँ पे सवाल को सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए भाई, तो यहाँ पे हम लोग सवाल को अब लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एक एक करके सवाल को। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला गया है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिक्स, कोई फार्मूला नहीं भाई, मैं कोई फार्मूला, देखिए फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, वैसे यूज भी करके भी सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि केवल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे। 6 ग्राम बर्फ है, ठीक है ना, यानी कि आपको पता चल गया क्या है भाई, आपका पास बर्फ है, कितना बर्फ है, 6 ग्राम बर्फ है, कितने तापमान में है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, ठीक है। और इसको पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, समझिए ध्यान से भाई। लेकिन हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे सही लिखा गया है
कन्वर्ट 6 ग्राम आइस एट 6 डिग्री सेल्सियस इंटू 0 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा गया आगे 6 ग्राम बर्फ को, 6 ग्राम बर्फ यानी कि 6 ग्राम बर्फ जो वो कितने तापमान पे है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, ठीक है ना। यानी ऐसे समझिए ये कोई एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ ये बर्फ, ठीक है। कितना तापमान इसका भी, अभी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मास कितना है भाई, 6 ग्राम मास है, ठीक। अब इसी बर्फ को, ठीक है, इसी बर्फ को आपको बदलना है किसमें, वाटर में बदलना है। यानी कि अब इसको आपको किस में बदलना है भाई, पानी में बदलना है। लेकिन इस पानी का भी तापमान अभी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। और भाई बर्फ 6 ग्राम है तो पानी भी कितना होगा, 6 ग्राम ही होगा। जितने पार्टिकल्स बर्फ में उतने ही पार्टिकल्स यहाँ भी होंगे, पार्टिकल्स की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है भाई। अब एक बात पहले हमें ये बताइए, तो यहाँ पे अभी आप क्या देख पा रहे हैं, ये बर्फ अभी कौन सा स्टेज में है भाई, सॉलिड स्टेज में है। और ये पानी अब कौन सा स्टेज में आ चुका है, लिक्विड स्टेज में। यानी यहाँ पे एक बात समझ में आई है कि यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर, लेकिन यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी आवश्यक ऊष्मा है, यानी कि यहाँ पे जो आप ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप हीट दे रहे हैं, ये हीट कितना दे रहे हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अब आ जाइए, अब और डिटेल इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार तो क्वेश्चन के सामने मैं दिखा दिया कि एग्जामिनेशन में आपके पास समय कम है, सीट भी कम है, इसलिए कोई फार्मूला यूज नहीं करना। अब आपका ये क्वेश्चन इतने देर में बन चुका था, लेकिन मैं यहाँ में समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका बर्फ का टुकड़ा, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे है, और कितना ग्राम बर्फ है, ये 6 ग्राम बर्फ है आपका, ठीक है। अब यही बर्फ क्या कर दिया गया है, इस बर्फ को पिघला दिया गया, यही क्वेश्चन में बोला गया है, पानी के फॉर्म में बदल चुका है। ये आपका पानी के फॉर्म में बदल चुका है, ये आपका सॉलिड स्टेज में है अभी आपका, ठीक है। और ये आपका लिक्विड स्टेज में आ चुका है पानी। लेकिन ये पानी अभी कितने तापमान पे है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में, ठीक है भाई। तो देखिए तापमान क्या है भाई मेरे, कांस्टेंट है, लेकिन स्टेट सॉलिड से लिक्विड में बदल चुका है। तो यहाँ पे आपने ये कैसे किया होगा भाई, हीट ही सप्लाई किया होगा आपने, सिंपल सी बात है। तो ये कौन सी हीट होगी भाई, ये हीट होगी सर लैटेंट हीट। ये इतना तो पहले ये समझना होगा कि कौन सी ऊष्मा की हमें बात हो रही है, कौन सी ऊष्मा निकालनी है, लैटेंट हीट निकालनी है या स्पेसिफिक हीट निकालनी है। पहले ये आप समझ में गए सर, हम स्पेसिफिक हीट की बात नहीं कर रहे हैं, लैटेंट हीट की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन में भाई आपको पता है कि बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने अभी साफ साफ शब्दों में लिखा था, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को पिघलाने में कितना, यानी 1 ग्राम अगर बर्फ है 0 डिग्री से, उसको पिघलाने में हमें 80 कैलोरी चाहिए। तो क्वेश्चन बन गया था यहीं पे, आप यहाँ पे देखिए कैसे बन गया था, अभी मैं आपको दिखलाता हूँ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब मैं एग्जामिनेशन का पहले अप्रोच दिखाता हूँ, कितना फास्ट वे में ये क्वेश्चन, देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिस सब कुछ करवा सकता है। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना है क्या है क्वेश्चन ये देखना है, यहां मैं हिंदी वाले में क्वेश्चन में ठीक कर देता हूं। देखिए 6 ग्राम बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया सही क्वेश्चन। अब चलिए, तो 6 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलना। भाई मेरे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट है, बर्फ सॉलिड से लिक्विड, यानी कि आवश्यक ऊष्मा क्या होगी भाई, लेटेंट हीट होगी। अब भाई बर्फ को पानी में पिघालना, तो हमें पता है, क्या पता है कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने में हमें 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। यहाँ पे कितना ग्राम है, 6 ग्राम है, 6 से मल्टीप्लाई 8 6 का 48, 480 कैलोरी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 480। कितना समय लगेगा, विथ इन 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं 30 to 40 सेकेंड, और इससे ज्यादा आप इस क्वेश्चन को देंगे नहीं भाई। अब लेकिन हम बेसिक करते हैं, देखिए यहां मैं इसलिए आ रहा हूं ना इस लाइन पे, क्योंकि ये समझिए इस लाइन का कितना इंपॉर्टेंस है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ है उसको पिघलाने में 80 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ कितना ग्राम, 1 ग्राम अगर बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको पिघलाने में हमें 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन आपके पास कितना दे दिया गया भाई, 6 ग्राम दे दिया गया। तो 6 ग्राम दे दिया गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 कैलोरी ऊष्मा। लेकिन हो सकता है ये जूल में आंसर मिले, तो आपको पता है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो 480 कैलोरी है, तो यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 गुना 42 इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइए।
तो पहला का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 480 कैलोरी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है, ठीक है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बदलना है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी कि बात हो रही है लेटेंट हीट की। तो हमें पता है सॉलिड से, यानी कि बर्फ को पिघलाने में हमें कितनी ऊष्मा चाहिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस को पिघलाने में 80 कैलोरी चाहिए। और यहाँ कितना ग्राम बर्फ है आपके पास, 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम से मल्टीप्लाई करिए तो 8 6 48, 480 कैलोरी। अब अगर जूल में आ जाएगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना, ये आपका काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं अब। देखिए दूसरा सवाल क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 4 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है ये भी, यहां पर भी मिसिंग है भाई। देखिए 4 ग्राम पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 4 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है भाई। तो भाई यहां समझ लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। पहले तो हमें ये समझना है कि हमें कौन सा ऊष्मा निकालना है भाई, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पानी है यानी लिक्विड स्टेज है, और यहाँ भाप है यानी कि गैस स्टेट है, यानी कि यहाँ पर सर चेंज क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। और जब स्टेट चेंज होता है तो कौन सा ऊष्मा काम करता है, लेटेंट हीट। अब यहाँ समझिए लेटेंट हीट कौन सा होगा, फ्यूजन होगा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपको पता है कि 1 ग्राम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में कोई 1 ग्राम पानी है, उसको अगर आपको भाप में बदलना तो कितना ऊष्मा चाहिए, 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अभी आइए, अब इस क्वेश्चन को मैं पहले बना के दिखाता हूँ एग्जामिनेशन में कैसे बने। कितना ग्राम है भाई, 4 ग्राम है। हमको पता है 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540, तो 4 ग्राम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चक्के 16, 4 पचे 20, 2160 कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, वो आप देख लेंगे। चलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, ये आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अभी हम आते हैं इसको और डिटेल करके एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले अच्छा पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्या है भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है। चलिए क्वेश्चन में आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे समझना है अब आपको। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पानी है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका पानी। पानी का तापमान कितना पहुंच चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। कितना पानी है भाई, 4 ग्राम पानी है। और इसके बावजूद अब आप इसको हीट दिए जा रहे हैं, इसको आप हीट दिए जा रहे हैं। तो अब ये जो पानी है आपका, ठीक है, ये जो आपका पानी था, अब ये पानी क्या बन रहा है भाई, भाप में बदल रहा है। ठीक है, अब ये पानी भाप में बदल रहा है भाई, यानी कि पानी भाप में बदल रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन इसका तापमान तो कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अब ये किसमें बदल गया, भाप में बदल चुका है। भाप का ग्राम कितना ग्राम होगा, मास 4 ग्राम ही होगा। तो इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये पानी यानी लिक्विड से भाप यानी गैस में बदल चुका है, तो ये कौन सा ऊष्मा होगा भाई, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट में भी कौन सा, वेपराइजेशन का। तो ये कितना होता है, 540 कैलोरी। इसका मतलब क्या है, 540 कैलोरी आ जाइए, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी अगर है और 1 ग्राम अगर हम लेते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको अगर भाप में बदलना होगा तो उसके लिए हमें 540 ऊष्मा देना होगा। ठीक है, इट मीन्स ये बोलना जा रहा है कि 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई पानी है, उसको भाप में बदलना है तो उसके लिए हमें 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन आपके पास कितना पानी है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे 4 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है भाई, तो इसको भी भाप में बदलने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 2160 कैलोरी। अब अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 2160 इंटू 4.2, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट हो गया। क्लियर है भाई। चलिए, तो लेटेंट हीट का ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप शो अब आप इसको कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ यूनिट का खेल होगा तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन में। देखिए मैंने एकदम बेसिक से हर टाइप यूनिट वाइज आपका यूनिट चेंज करने पर आधारित जितने क्वेश्चन है सब चीज मैंने लिए भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.8 kg वाटर, 0.8 kg आपके पास वाटर दिया गया है
और इसको चेंज करना है भाई मतलब जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको स्टीम में चेंज करना है 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, वो पानी की मात्रा कितनी है, 0.8 kg है, और उसको चेंज कर देना है स्टीम में यानी भाप में 100 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान कांस्टेंट रखना है। तो 0.8 kg जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको भाप में बदलने के लिए कितना भाप में, 100 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा है भाई। तो पहली वो कौन सी ऊष्मा होगी, तो भाई देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस, हो क्या रहा है चेंज, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से भाप में बदल रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लिक्विड से भाप यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि लेटेंट हीट कौन सा भाई, वेपराइजेशन, कितना होगा 540 कैलोरी। अब एक बात बताइए, 540 कैलोरी पर ग्राम है ना, यानी 1 ग्राम पानी का भाप में बदलना है आपको, तो उसके लिए 540 कैलोरी उसमें देना है। लेकिन 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 ट्विस्टिंग यहाँ पर यह है कि आपके पास जो पानी की क्वांटिटी दी गई है, अब आ जाइए, पानी की क्वांटिटी दी गई भाई 0.8 kg पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अब ये पानी पहुंच चुका है। तो अब ये पानी को अगर आप फिर से फर्दर अगर आप हीट दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा के, चलिए इसको और एकदम बेसिक करें हम इस क्वेश्चन को, देखिएगा ये 0.8 kg क्या है आपके पास पानी है, ठीक है, देखिए एकदम बेसिक कर रहे हैं। अब इसको आपने क्या किया भाई, हीट दिया। इसको मैं थोड़ा बहुत बेसिक करके मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को, देखिएगा। देखिए भाई अब इसको आपने क्या किया, हीट दिया, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, हीट दिया, यहाँ पे पानी है, ये हो गया आपका पानी, ठीक है। यहाँ मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये हो गया पानी, कितना मात्रा 0.8 kg, ये आपने क्या किया भाई, हीट दिया। ये कौन सा हीट होगा भाई, अब देखिए हीट आपने दिया तो भाई सिंपल सी बात है, इसका तापमान अभी रूम टेम्परेचर में इसका तापमान मान के चलिए कितना है भाई, 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब आप इसको हीट लगातार दिए जा रहे तो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर आपका 75 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 90 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर फाइनली ये कहाँ पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले पहुंचाते हैं। अभी आपने इसको हीट देते चले गए, तो अब ये पानी कहाँ आ चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब ये पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। मात्रा कितनी होगा भाई, 0.8 kg है, पानी है भाई। तो देखिए 24 डिग्री सेल्सियस से अब ये कहाँ आ चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा हीट था भाई, ये आपका स्पेसिफिक हीट था, ठीक है ना, ये कौन सा हीट था भाई, स्पेसिफिक हीट था। लेकिन फर्दर अभी भी आपने हीट देना कंटिन्यू चालू रखा है, तो अब ये तो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर चुका है। अब ये पानी उबलना स्टार्ट होगा, लेकिन अब ये पानी क्या होगा देखिएगा, अब ये जो पानी है अब अपना स्टेट को चेंज करेगा, भाप में बदलना शुरुआत करेगा। भाप में बदलना शुरुआत कर चुका है, अभी भी तापमान इसका 100 डिग्री सेल्सियस दिखेगा, मात्रा 0.8 kg होगी। लेकिन ये जो आप हीट दिए जा रहे हैं, ये हीट क्या कर रहा है भाई, स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। तो अब समझिए कि 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पानी को अगर भाप में बदलना है तो उसके लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देना है। लेकिन आपके पास क्या है भाई, 0.8 kg है। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदल लीजिए। देखिए 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ 0.8 kg, ठीक है, तो 0.8 kg को क्या करेंगे भाई, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया ग्राम में कन्वर्ट, 10 से ये 0 हो गया, यानी कितना हो गया, 800 ग्राम, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पानी को भाप में बदलने के लिए 540 चाहिए, तो 0.8 kg कहने का मतलब क्या हो गया भाई, 800 ग्राम हो गया, ठीक है। 800 ग्राम को भाप में बदलने के लिए 540 इंटू 800 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो गया, 1 2 3 0 8 चौके 32 का 2 हाथ में बचा 3 8 5 40 3 43, इतना कैलोरी ऊष्मा। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई करिए तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 1 कट गया, यानी 43200 इंटू 4.2, इतना जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। समझ में आया ये क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब। अब इसी के लिए क्या करेंगे ना आप, देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला से, जैसे 1 ग्राम आपको पता है पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस उसको भाप में बदलना है, तो आपको 540 कैलोरी ऊष्मा देना है। और आपको बोला गया था 4 ग्राम पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये एक मेथड हमने बनाया था, लेकिन फॉर्मूला से अगर लोग इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए हीट निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, यानी कि कौन सा, यानी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि लेटेंट हीट है भाई, तो यहाँ पे लेटेंट हीट कौन सा होगा, वेपराइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं भाई, यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया था, 540 गुना कितना ग्राम था, 4 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो ये क्या हो गया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मास, ये मास, यही फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, क्यू इक्वल्स टू, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस प्रकार से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
और जब बर्फ को पानी में आएगा तो Q इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेते, तो ये फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है याद करना, याद करके बना रहे नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कितने फॉर्मूला की जगह जब नीड ही नहीं है, इन सारे क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, ये सारे फॉर्मूला जस्ट कंसेप्ट से बनेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि वेपराइजेशन हो रहा है या फिर फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है पानी या फिर भाप में बदल रहा है, ठीक है। अब आइए चौथे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री। अब देखिए यहां पे एक शब्द आपको मिल गया, टेम्परेचर करना है इंक्रीज, तापमान में वृद्धि होगी। अगर तापमान में अगर वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है, कौन सा हीट आएगा भाई? यहाँ पे सेंसिबल हीट की बात होगी, लेटेंट हीट की बात होगी नहीं, ठीक है। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस आपको पहुंचाना, तो आपको पूछा कितना उष्मा देना होगा। हिंदी में पढ़िए, 100 ग्राम पानी है आपका, ठीक है ना, 100 ग्राम पानी है जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करना, तो कौन सी उष्मा की मात्रा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भाई, ये आपका पानी हो गया, इस पानी का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना पानी है? 100 ग्राम पानी अभी, ठीक है। अब आप इसको हीट दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपने इसको हीट दिया। अब हीट देने के बाद अब यही पानी का तापमान कितना पहुंच चुका है भाई? 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मास कितना होगा? 100 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा ऊष्मा होगा भाई? ये होगा आपका सेंसिबल हीट, यानी कि संवेदनीय ऊष्मा। तो आपको पता है, क्या पता यहाँ पे है, क्या पदार्थ पानी है। आपको पता है कि 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें कितना ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना ग्राम है आपका? 100 ग्राम है। तो भाई यहाँ पे 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है भाई? 30 से 80, यानी कि कितना हो गया? डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 कैलोरी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया आपने? 50 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई? एक 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ 50, तो यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई करिए और 50 मल्टीप्लाई करिए, बस आ गया आंसर। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, यहाँ पे हम जगह पहले क्लियर कर लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है भाई कि आपके पास बोला गया है कि पानी है 100 ग्राम है जिसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। आपने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने के बाद ये जो पानी है इसका तापमान कितना हो चुका है? टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मास कितना है पानी का? 100 ग्राम है। तो पानी का तापमान चेंज हो रहा है, स्टेट तो कांस्टेंट है। अगर स्टेट कांस्टेंट है तो कौन से हीट की बात हो रही है भाई? लेटेंट सेंसिबल हीट की बात हो रही है। हमें ये पता है कि यहाँ पे पदार्थ, यहाँ पे सब्सटेंस क्या है आपका? पानी है। तो 1 ग्राम वाटर का, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन कितना ग्राम पानी है? 100 ग्राम पानी है। तो ये 100 ग्राम कैसे आएगा? जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे आप। कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं भाई? 30 से 80, तो कितना बढ़ा दिए? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप 50 डिग्री सेल्सियस कैसे करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ कितना ऊष्मा लगेगा? ये 1 कैलोरी कब लगेगा? जब 1 ग्राम पानी होगा और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब, ठीक है। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 कैलोरी। लेकिन 100 ग्राम आपसे पूछ रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? इस 1 कैलोरी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है? 50 से मल्टीप्लाई कर देना। बस ये आपका आंसर हो जाएगा 5, कितना जीरो? 3 जीरो, 5000 कैलोरी, इतना ऊष्मा आपको देना है, ठीक है। अब इसी में आप क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। देखिए ये वही चीज है भाई, ये आपने क्या निकाला? हीट, ठीक है, ये आपने हीट यहाँ से निकाल लिया इस प्रकार से। देखिए क्या किया आपने, यहाँ पे मास लिखा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने भी क्या किया है? 100 ग्राम मास लिख दिया है ना, ये रहा 100 ग्राम मास, ठीक है। 100 ग्राम मास, यहाँ से आपका फॉर्मूला निकला, देखिएगा ये हो गया मास। ये आपने फिर लिखा सी क्या भाई? स्पेसिफिक हीट, ये रहा स्पेसिफिक हीट, ये हो गया सी। और उसके बाद है डेल्टा टी, देखिए डेल्टा टी ये हो गया 50 डिग्री से। तो यही फॉर्मूला है भाई, लेकिन ये कंसेप्चुअली आपने क्वेश्चन को बनाया। MC डेल्टा टी आप बार बार यूज करते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन को यहाँ पे बनाइए, पहले ये वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर्ड, है ना, कितना हीट आपको ट्रांसफर करना है टू अ 1000 ग्राम ब्लॉक ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी कि कोई स्टेनलेस स्टील का कोई एक ब्लॉक है, कोई एक टुकड़ा है, कितना मास है? 1000 ग्राम मास है। अब यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील का आपको बोला गया है कि स्पेसिफिक हीट जो है कितना है? 490 जूल पर केजी केल्विन। अब इसको समझेंगे, इसके फिजिकल मीनिंग को समझेंगे। टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री से, यानी इसका टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेल्टा टी की वैल्यू दे दी गई। हिंदी में पढ़ेंगे, क्या बोला गया है? स्टेनलेस स्टील के 1000 ग्राम ब्लॉक है
जिसका स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा है 490। कितनी ऊष्मा आपको ट्रांसफर करनी होगी ताकि इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको बोला गया है कि स्टेनलेस स्टील का ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका एक ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का ये ब्लॉक बना हुआ है। इसका मास आपको दे दिया गया है 1000 ग्राम, ठीक है। और अब बोला गया है कि आप इसको क्या किए हैं, हीट दिए हैं। हीट आप इतना दिए हैं कि इसका मान लीजिए तापमान अभी अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो अभी बढ़ करके कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है 60 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आप बोलेंगे कैसे हुआ सर, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिख दिया गया इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 60 डिग्री, तो कितना डेल्टा टी हो गया भाई, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 10 के जगह यहाँ आप कुछ भी ले लीजिए 30, तो 30 से 50 बढ़ के कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये आपका क्या है भाई, यहाँ पे आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया। तो यहाँ पे समझिए यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कौन सी पहले हीट की बात हो रही है, तो ये समझना है। तो हमें पता है ये सेंसिबल हीट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो पानी तो है नहीं, पानी का आपको याद है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया गया, स्टेनलेस स्टील दिया गया। लेकिन स्टेनलेस स्टील के साथ साथ यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है, स्टेनलेस स्टील का जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कितना दिया गया, 490 जूल पर केजी केल्विन। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री केल्विन यानी 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए 1 केजी स्टेनलेस स्टील का आपको कितना ऊष्मा देना होगा, 490 जूल ऊष्मा देना होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये समझिए, यहाँ पे केजी में दिया हुआ है और यहाँ पे ग्राम आपका दिया है, ब्लॉक जो है आपका ग्राम में दिया। तो पहले इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भाई पहले क्या आपको पता है 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, यानी इसको केजी में क्या हो जाएगा आपका 1 केजी हो गया। इट मीन्स अब क्वेश्चन और सिंप्लीफाई कर लिया आपने कि 1 केजी का कोई स्टेनलेस स्टील बॉडी है जिसका तापमान आपको 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको कितनी सेंसिबल हीट की उसमें आवश्यकता होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल गया है इस वैल्यू से, यानी ये जो वैल्यू आपको दिया गया था इस क्वेश्चन में, ये मेन वैल्यू दिया हुआ था। इसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये हमें दे दिया गया था क्या कि 1 केजी स्टेनलेस स्टील, एसटी मतलब हो गया स्टेनलेस स्टील का, अगर 1 डिग्री केल्विन हमें बदलना है, बढ़ाना है, 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना, तो हमें कितना उष्मा देना होगा, 490 जूल देना होगा, ठीक है। अब आपके पास कितना है भाई, पहले ये बताइएगा, अभी आपके पास कितना है, आपको कितना दिया गया है, ये आपको कितना मास दिया है, 1 केजी दिया हुआ, ठीक है, 1 केजी हुआ दिया, यानी अभी यहाँ पे आप लिखेंगे 1 केजी दिए हुए आपने स्टेनलेस स्टील का, लेकिन तापमान में आपको कितना वृद्धि करना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 50 डिग्री केल्विन, ठीक है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और अब यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, ये 490 जूल। अगर 1 केजी होता तो यहाँ पे 1 केजी है तो 1 केजी से मल्टीप्लाई कर दिए। तापमान कितना चेंज हो रहा है, 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 नमा कितना हो गया, 45, 5 नमा 45 का 5 4 के 20, 4 24, 2 0, इतना आपका क्या हो जाएगा भाई, जूल चाहिए होगा। इसको फॉर्मूला से आप बनाएंगे, Q = mc डेल्टा टी। मास कितना है भाई, 1 केजी मास हो गया। देखिए यहाँ वही मैंने लिखा 1 केजी मास। स्पेसिफिक हीट कितनी है स्टेनलेस स्टील की, 490, वो आपने लिखा 490 जूल पर केजी केल्विन, इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 केल्विन, है ना। तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से केजी से ये केजी कटेगा पहले, और ये केल्विन से ये केल्विन कट गया, तो कितना आया, 490 गुना 50, 490 गुना 50, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 24,500 जूल, ठीक है। समझ में आया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे अब मास आपका क्या हो गया था, इक्विवेलेंट हो गया था, 1000 ग्राम, मतलब वो 1 केजी का ही बात हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तापमान आपका चेंज हो रहा है कितना, 1 डिग्री केल्विन अगर यहाँ पे रहता, और यहाँ पे भी अगर डेल्टा टी, अगर इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जा सकता था कि जैसे कि यहाँ दे दिया हुआ रहता था कि कितना ऊष्मा स्थानांतरित की जानी चाहिए ताकि इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस से 61 डिग्री सेल्सियस हो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या है भाई, एक ही है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता, 490 जूल पर केजी केल्विन ही होता। यानी यहाँ पे आयोग बस आपका डेफिनेशन पूछना चाह रहा था कि इसका डेफिनेशन आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, ठीक है। देखिए एक चीज तो और समझिए कि देखिए यहाँ आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर यहाँ सर जैसे कि टेम्परेचर की बात होती है
तो आपको पता है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, और सीजीएस में हम लोग क्या लेते हैं, डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो अब एक चीज समझिए, मैंने टेम्परेचर स्केल में बताया था आपको, ये आपका डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया, ये आपका केल्विन स्केल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कैलविन में कितना होता है, 273 कैलविन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 कैलविन। तो जब चेंज आप निकालेंगे डेल्टा टी, तो यहाँ 100 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही। यहाँ पे जब आप चेंज निकालेंगे तो 373 माइनस 273 कितना आएगा, 100। तो जब चेंज इन टेम्परेचर लेते हैं तो कांस्टेंट होता है, इसलिए अगर आपका उस समय सीजीएस यूनिट सी ले रहे हैं या फिर एसआई यूनिट केल्विन ले रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जब डेल्टा निकाल रहे होते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर में जब चेंज डिफरेंस लेते हैं, तब आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चेंज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको चेंज इन डिफरेंस लेना होता है, इसीलिए तो आपको केल्विन सेल्सियस में इतना कंफ्यूजन नहीं होना। हालांकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 490 जूल पर केजी केल्विन, यानी इसका मतलब ये था कि 1 केजी स्टेनलेस स्टील का 1 डिग्री केल्विन चेंज करने में, हमें बढ़ाने में 490 जूल की आवश्यकता होती है। तो 1 केजी स्टेनलेस स्टील का अगर हमें कितना तापमान बढ़ाना है भाई, 50 डिग्री केल्विन, ठीक है। हमने यहाँ पे 50 डिग्री लिख दिया था, अब आप यहाँ बोलेंगे यहाँ पे सर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, यहाँ दिया हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ 50 डिग्री केल्विन। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ भाई 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट होगा 50 डिग्री केल्विन का, क्योंकि डेल्टा टी है। समझिए यहाँ पे एक बहुत मिसकंसेप्शन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे गलती क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इस 50 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे दिया हुआ, अब इसको स्टूडेंट केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 जोड़ के। भाई समझिए यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में यहाँ आपको दिया हुआ है डेल्टा टी का वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो वही मैंने अभी आपको यहाँ बताया है, चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस स्केल में लीजिए, चाहे चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में लीजिए, वो होता है कांस्टेंट। इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट किया था 50 केल्विन लिख दिया था, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि उसको 273 जोड़ करके केल्विन में, स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं। तो एक बहुत शानदार ये कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट, बहुत शानदार कंसेप्ट है। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट कंसेप्ट ये अगर क्लियर नहीं होता तो ये डाउट बना रहता है, क्योंकि यहाँ डाउट होगा ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दिया केल्विन, डाटा आपका स्पेसिफिक वैल्यू दिया है केल्विन में, और जो एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो चेंज इन टेम्परेचर का, वो है डिग्री सेल्सियस में। तो स्टूडेंट कंफ्यूज है, यहाँ केल्विन यहाँ सेल्सियस, तो भाई चेंज करना होगा, एक यूनिट में लाना नहीं लाना है, क्योंकि हमें क्या लेना होता है, चेंज इन टेम्परेचर लेना होता है। फॉर्मूला में भी आपने देखा है चेंज इन टेम्परेचर लिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, और भी हमने 7-8 क्वेश्चन आज इधर, तो हमने 4 क्वेश्चन इधर कर लिया इधर, उसके बाद इधर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इधर लगा लिए हम लोगों ने, ठीक है। इधर 3-4 क्वेश्चन इधर हम लोगों ने कर लिए, 7-8 क्वेश्चन है, और 7-8 क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो स्पेसिफिक हिट और लेटेंट हिट के जितने शानदार बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, वो सारा क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन भी देखेंगे इसका। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।